नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज बड़ी मुश्किल से हम पकड़ पाए हैं प्रदीप भंडारी जी को, और प्रदीप भंडारी जी से हम पूछने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ये लगातार घूमते रहते हैं। और इनको जब हम पकड़ते हैं तो या तो ये एयरपोर्ट पे होते हैं, या कहीं ट्रांज़िट में होते हैं, या गाड़ी में होते हैं, तो ऐसे हम इनको पकड़ पाते हैं। तो आज हमने इनको पकड़ लिया है और ये सीधे अभी लखनऊ से आ रहे हैं, तो अब मैं सीधे लखनऊ के बारे में ही पूछ लेता हूँ कि साहब, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये तो बताइए? तो संजय जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूँगा, तो उत्तर प्रदेश में एक बात स्पष्ट है संजय जी, कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से मजबूत स्थिति में दिख रही है इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। अगर मैं सीट शेयर की बात करना चाहूँगा संजय जी, तो मैं आपको एक सीधा एक बेसिक कन्वर्सेशन बताता हूँ। मैं सुल्तानपुर में था, एक चौपाल में बैठे थे, मेरे 4-5 डेटा रिसर्चर्स गए थे, मैं टुवर्ड्स द लास्ट एंड हूँ और जितने भी मेरे डेटा रिसर्चर्स हैं जिस हिसाब से वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग एनालाइज़ करते हैं और मैं आखिरी फेज़ में था। तो मैं सुल्तानपुर में बैठा था, लोग चौपाल कर रहे थे। एक निषाद था, एक ब्राह्मण था, एक मुसलमान था और ऐसे बाकी जातियों के लोग थे। तो मैंने पूछा, भैया क्या लग रहे हो, कोई विपक्ष तो कह रही है कि मोदी हारेगा। उसने मुझे बोला, भैया पहले जाके ऐसी स्थिति थी 2010 में कि जब हमको मुआवजे का पैसा लेना होता था या हमारी वेलफेयर स्कीम का पैसा लेना पड़ता था सरकार से, तो हमें का हाथ जोड़ना पड़ता था कि भैया नाम आया है कि नहीं आया, पैसा दे दो, पैसा दे दो। अब डायरेक्टली हमारे अकाउंट के अंदर पैसा पहुंच जाता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। फिर वहां पे मुसलमान था, वो कहता है कि अरे भैया हमारे को जितनी स्कीम मिली है मोदी के अंदर कहीं और नहीं मिली है, हमारी बिरादरी मोदी को वोट नहीं डालती, पर गाँव काम वाम हो रहा है। तो मैं ये कॉन्वर्जेशन क्यों कर रहा हूँ? मैं कॉन्वर्जेशन आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जितने ग्रामीण इलाकों में आप ट्रैवल करेंगे ना संजय जी, लोगों में स्पष्ट राय है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मोदी के वेलफेयर के कारण, मोदी के विकास के कारण, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी नीचे की जाति में आप जाएंगे, महिलाएं जो है, आपको बताता हूँ, मैं अमेठी के अंदर था। अमेठी में फिर मैं जब अमेठी और रायबरेली में वोटिंग के दिन था, अमेठी मैंने महिलाओं से पूछा क्या लग रहा है, तो महिलाएं कहती, भैया जो सामने सड़क देख, गांधी परिवार जो था यहाँ पे हमेशा से शासन करता था, ये रायबरेली की सड़क नहीं बनी, ठीक है, आने की सड़क बन गई। तो हम बताओ मोदी के अलावा किसी और को क्यों वोट दें? तो इतना भी के अंदर लोग टीआरपी के कारण बातें करें कहें, लोगों में स्पष्ट रहा है कि लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ग्रामीण भारत से उनको एक तरफा वोट पड़ेगा और अर्बन इंडिया के अंदर एस्पिरेशनल क्राउड है और वो एस्पिरेशनल वोटर मोदी को वोट डाल रहा है। तो मेरे हिसाब से संजय जी वर्डिक्ट क्लियर है, मुझे कोई दो राय नहीं दिख रही। और यूपी के अंदर बीजेपी जो है वो पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। बेहतर प्रदर्शन करेगी मतलब 70-75, 70 बीजेपी, 75 एनडीए पॉसिबल? पॉसिबल संजय जी, मैं बहुत 65 66 से नीचे चले जाए तो। सॉरी, आई लॉस्ट यू। मैं कह रहा हूँ संजय जी, मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊंगा अगर बीजेपी 66 से नीचे चले जाए यूपी के अंदर। 70 इज डेफिनेटली पॉसिबल फॉर द बीजेपी। आई वुड से एग्जिट पोल तो जब आएगा, क्योंकि दो फेज है, पता चलेगा, बट रफली 68 टू 72, 70 के बीच में बीजेपी, 71 के बीच में बीजेपी कैन लैंड इन यूपी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी के हारने की आशंका है, आपने क्या देखा? मेरे हिसाब से लोग क्लियर है कि स्मृति ईरानी को जिताना चाहते हैं और स्मृति ईरानी जीतेगी। केएल शर्मा जिसको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, स्थिति ये है संजय जी की, जो केएल शर्मा है, वो केएल शर्मा की अगर आप किसी से भी रायबरेली में पूछ जाओगे तो रायबरेली में लोग बोलेंगे ये केएल शर्मा को अच्छा हुआ रायबरेली से नहीं उतारा, वरना कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो जाती, क्योंकि केएल शर्मा के प्रति रायबरेली में कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है। अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी ने काम किया, बीजेपी ने काम किया है। तो मुझे नहीं लग रहा, जितना मैं ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहा हूँ, रायबरेली का बंदा भी कह रहा है कि अमेठी में भाजपा जीतने वाली ओके, अमेठी में लेकिन रायबरेली में तो शायद राहुल गांधी निकल रहे हैं। मेरी जितनी समझ के संजय जी, भले जितनी भी चीजों, क्योंकि मैं खुद पर्सनली मतलब मैं ट्रैवल किया हूँ और मेरी टीम ने हर विधानसभा करी है। मार्जिन कांटे की हो सकती है, चीजें कम हो सकती है, पर वहां पे एक अभी भी वहां पे लोग को लगता है कि गांधी परिवार को वोट डाल के एटलीस्ट हमारी सीट चर्चा के अंदर है। दिनेश प्रताप सिंह को गांव गांव में लोग जानते हैं, उसको वोट डाल दे, पर एक अभी भी इतना वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है कि 55% की वोट मार्जिन जो है 45 पे पहुंच जाए। कम जरूर होगी, कांटे की टक्कर भी जरूर हो सकती है, पर मुझे हर असेंबली में वहां पे एक वोट देखने को मिला है गांधी, मतलब ये राहुल
गांधी परिवार के, नॉट फॉर राहुल गांधी बट लेगेसी ऑफ द गांधी फैमिली स्टिल। इट विल टेक, ये मेरी समझ कहती है। तो राहुल गांधी जीतेंगे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दैट हैपेंस फॉर श्योर। 2 सीटें और जो हैं वो बताते हैं कि साहब कांटे की टक्कर में है, एक बाराबंकी और दूसरी कौशाम्बी। इनके बारे में मुझे आपकी नहीं क्या राय दिख है? रहा संजय जी, मुझे नहीं दिख रहा संजय जी की कांटे टक्कर में है। कौशाम्बी में राजा भैया का 1.5 लाख का वोट जो है, वो कोई पूरा का पूरा महागठबंधन को वोट नहीं डाल रहा है। ऐसा नहीं है कि पीछे से राजा भैया ने इशारा कर दिया कि महागठबंधन को वोट डाल दो, उसमें भी एक स्प्लिट है। तो मेरे हिसाब से कौशाम्बी मुझे नहीं दिक्कत दिख रही, और ना मुझे बाराबंकी में दिक्कत दिख रही है। अगर कोई सीट इस वक्त जो है लड़ाई हो सकती है, अगर कोई ताकत जहाँ पे इंडिया अलायंस को थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो सकता है तो रायबरेली, कौशाम्बी में मार्जिन मार्जिन कम होगी, बट ऐसा उलटफेर इंडिया अलायंस के पक्ष में होता हुआ कम देख। जी, तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात रही। उसके यूपी अतिरिक्त में संजय जी एक अभी पॉइंट आप और ऐड करना चाहूंगा, माफी चाह रहा हूँ। एक यूपी में एक और बड़ी बात है कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉजिटिव, स्टेट गवर्नमेंट भी पॉजिटिव है। ऐसा इतना ज्यादा पॉजिटिविटी दोनों स्टेट की सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद असम में आती है। ये दोनों स्टेट्स के अंदर कोई डिप्लीटिंग फैक्टर नहीं है जिसके कारण कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। असेंबली इलेक्शन नहीं है कोई, ये पार्षद का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव है। तो जो लोग कह रहे हैं कि यूपी के अंदर किसने कहा था शायद से 79 सीट्स महागठ इंडिया लाइन जीत जाएगा अखिलेश जी ने, वो मुश्किल दिख रहा है मुझे। बीजेपी यूपी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। अभी आप उड़ीसा भी घूम के आए हैं और मुंबई भी घूम के आए हैं, तो अब आप हमें पहले उड़ीसा बता दीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे महाराष्ट्र पूछेंगे। उड़ीसा के अंदर बीजेपी की बहुत सॉलिड प्रो इनकम्बेंसी है संजय जी, 15 से ज्यादा सीट्स बीजेपी निकाल सकती है। मैंने अब ये संबित पात्रा जी के स्टेटमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें अगले फेज में पता चलेगा, बट अगर मैं उस स्टेटमेंट को माइनस कर दूं, तो उसको अभी मैंने ट्रैक नहीं किया, वो मैं कल से ट्रैक करूंगा, मेरी टीम कल से ट्रैक करेगी। पर अगर उसको मैं माइनस कर दूं तो मैं ये पाऊंगा संजय जी कि उड़ीसा में बीजेपी का बहुत सॉलिड अंडर करंट है, जो इस बार रिजल्ट में तब्दील हो। जी। तो अब अगले राउंड में तो कटक, भुवनेश्वर, पुरी तीनों जा रहे हैं पोलिंग में। तो भुवनेश्वर में वहाँ बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, भुवनेश्वर में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। कटक में बीजेपी इस बार निकाल सकती है। पुरी में एक तरफा बीजेपी का माहौल, ये स्टेटमेंट से क्या पूरा का पूरा टर्न हो जाएगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच, विच इज व्हाट आई कैन से। आई दैट्स सो आई विल नॉट जंप द गन, टुमारो आई विल नो व्हाट विल हैपन। जी। अब थोड़ा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो सिचुएशन शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड लगती रही है कि भाई 3-3 पार्टियां, बल्कि क्या संजय आपके जी, 3 और 2 जी 5 पार्टियां संजय जी, हैं मैं अलग-अलग। एक बात, मैं महाराष्ट्र में एक बात कंप्लीटली क्लियर हूँ कि बीजेपी को बहुत बड़ा कोई नुकसान महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। 28 सीट्स पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और इस बार बीजेपी पिछली बार भी 23 सीट आई थी। अगर हेवेंस फॉल तो 22-21 पे आ जाएगी, बट आइडियली इट शुड क्रॉस 23 बाय 1 और 2 सीट्स, 1 मैक्स सीट। तो बीजेपी को कोई महाराष्ट्र में दिक्कत नहीं हो रही। दूसरी बात, मुंबई में वोटिंग परसेंटेज बेशक कम हुआ है, पर संजय जी, जिन भी वोटर्स से मेरे रिसर्चर्स ने ग्राउंड पे बात की है, उनने कहा भाई मोदी को चाहते हैं, क्योंकि भाई जब क्योंकि बॉम्बे इज द मोर अपर मिडिल क्लास, डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, बट जितना भी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है, कि भाई जब हम लोग बाहर बाहर जाते हैं, तो अगर हम कहते हैं हम हिंदुस्तान से आए, तो हमको लोग इज्जत से देखते हैं। वो देश डिजिटल ज्यादा हो गया, तो बॉम्बे में जो अर्बन क्राउड है उसके अंदर ये सब इश्यूज बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं। एक एकनाथ शिंदे वाली पार्टी की जो सीट है, जहाँ से अरविंद सावंत उद्धव सेना से लड़ रहे हैं, वो एक सीट टक्कर की सीट है, बट बीजेपी की सीट टक्कर की सीट नहीं है। बॉम्बे में 6 सीट्स एनडीए जो है, मेरे हिसाब से वहाँ पे 5 सीट्स पे मिनिमम अच्छा करेगी। जी। ओवरऑल महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है, जो 48 सीट्स हैं उसमें, ये पिछली बार इन्होंने 41 जीती थी, क्या वो रिपीट कर पाएंगे ये लोग? एग्जैक्ट रिपीट करना, पर मैं साथ उस चीज को एग्जैक्ट रिपीट करना मुश्किल है संजय जी। परंतु मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। एकनाथ शिंदे वाली पार्टी की जो सीट्स है, वहाँ कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, जहाँ कैंडिडेट बहुत खराब है, वहां पे जाके वो कन्वर्जन मुश्किल हो रहा है। अगर मान लो एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे की पार्टी की फाइट, अगर एकनाथ का कैंडिडेट बहुत खराब है तो इधर वोट जा रहा है, पर अगर एकनाथ का कैंडिडेट और उद्धव का कैंडिडेट लगभग बराबर है, तो मोदी फैक्टर की करंट से एकनाथ शिंदे की पार्टी की सीट
जीती जा रही है। जैसे बारामती में इट्स नथिंग टू जी, डू विद अब हम थोड़ा पश्चिम बारामती इज बंगाल अ की बात फैमिली कर लेते फाइट। हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा जी लग रहा है क्योंकि ममता जी जिस प्रकार से आक्रामक हो रही हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि उनको अपनी ज़मीन खिसकती दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है संजय जी। और इस बार बीजेपी 20 से ज्यादा सीट पश्चिम बंगाल में लाएगी। परंतु मैं एक बहुत बड़ी बात आप मैं आपको उदाहरण देता हूँ पश्चिम बंगाल में कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं हावड़ा में था, अभी मैं 7 दिन पे ट्रैवल पे था, हावड़ा में था। और हावड़ा के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट्स से दूसरी सीट अगर मैं हावड़ा ले लूं और हावड़ा के साथ अगर मैं दूसरी सीट लेना चाहता हूँ आरामबाग। हावड़ा के अंदर आवाज़ नहीं आ रही टीएमसी मुझे। का कैंडिडेट। आपको मेरी आवाज आ रही है संजय जी? आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, आपकी तरफ से तो ठीक है, शायद हमारी तरफ से प्रॉब्लम होगी। जी, हाँ, आ मैं गई, आ गई। जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हावड़ा की बात करूँ, जैसे टीएमपी बंगाल में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हावड़ा जैसे वहाँ टीएमसी के कैंडिडेट के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो बीजेपी उस चीज को ट्रांसलेट विक्ट्री मार्जिन में उसका ट्रांसलेट करने का चांस कंपैरेटिवली कम है। पर जहां बीजेपी का कैंडिडेट ठीक है, टीएमसी के कैंडिडेट बहुत खराब है, वहां मोदी फैक्टर की वजह से एक तरफा वो जीत रही। तो बीजेपी राइज पे है। पर ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी की 5-7 सीट्स आ रही है। बीजेपी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। पर ममता बनर्जी भी कुछ पॉकेट्स को होल्ड कर रही है डेमोग्राफी के कारण और कुछ कैंडिडेट्स के कारण। पर बड़ी बात यह है संजय जी कि 2000, अगर आपको याद होगा, जब ममता बनर्जी पहली बार असेंबली इलेक्शंस के अंदर पावर में आई थी, तो उनने 21-22 सीट का आंकड़े को क्रॉस किया था। इस बार अगर बीजेपी 21-22 सीट तक पहुंच जाती है, तो 2026 में बीजेपी की बंगाल में सरकार बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसमें एक और चीज है संजय जी कि बंगाल में सिर्फ चुनाव वोटिंग डे पे नहीं होता है। जो काउंटिंग डे होता है वो उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना वोटिंग डे है। तो काउंटिंग डे पे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके जो वर्कर्स है वो आखिरी राउंड की काउंटिंग तक मौजूद होते हैं, क्या वो उस वक्त प्रेजेंट रहते हैं जो पिछली बार 21 में नहीं थे, ये सब देखना होगा। पर परसेप्शन बीजेपी की 20 से ज्यादा सीटों का। एक बात बताएँ आप, ये अभी तक जो राउंड्स हुए हैं, उसमें पहले 2 राउंड तो एक तरफ़ा दिख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो 3 और 3 के राउंड थे। तीसरे राउंड में 2-2 का स्प्लिट दिख रहा था, या 1-3 का भी कह सकते हैं, बीजेपी 1 और टीएमसी 3। फिर जो चौथा राउंड था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें जो है वो एक तरफ तो रानाघाट जैसी सीट थी, दूसरी तरफ आपके कृष्णानगर और जंगीपुर जैसी सीट थी और उसके बाद फिर हुगली के पश्चिम का जो क्षेत्र था, उसमें आपके पूरा जो वर्धमान, बीरभूम, ये जो पूरा क्षेत्र था, ये सारा उसमें था। तो इसमें मेरे पास सूचना आ रही है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में रानाघाट तो वो जीत रहे हैं और बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, ये सूचना मेरे पास आई है। उसके अतिरिक्त बाकी जो सीटें हैं, उसमें भी वो कम से कम 3 या 4 सीट, बल्कि लोग कह रहे हैं कि बीरभूम भी इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और कृष्णानगर में भी मामला टाइट है। आपके पास क्या समाचार है? जो राजनांदगांव में आपने समाचार आपके पास है वही मेरा डेटा कह रहा है। जो कृष्णानगर में आपका समाचार है वही मेरा डेटा कह रहा है। बीरभूम में मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। बाकी बात रही ओवरऑल संजय जी, मेरे लिए जो बीजेपी के लिए डिसाइडर फेज है वो ये छठा फेज है, क्योंकि छठे फेज को आइडियली बीजेपी को 8 में से 6 सीट जीतनी चाहिए, क्योंकि काती, तामलोक, मेदिनीपुर, ये सब इलाका जो है यहाँ पे शिवेंदु अधिकारी के पिछली बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी, इस बार उसको आइडियली जीतना चाहिए। और मान लीजिए बिष्णुपुर, ये सब जो एरियाज है, तो अगर बीजेपी यहाँ 6 सीट लाती है, तब जाके वो 20 के आंकड़े को पक्का क्रॉस करेगी। अगर यहाँ बीजेपी 6 से नीचे आएगी तो फिर उसके लिए मुश्किल होगी। तो मेरे लिए बीजेपी बंगाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जो 6th फेज है, जहां से क्लियर हो जाएगा कि बंगाल की वर्डिक्ट किस तरफ शिफ्ट। लोग तो ये कह रहे हैं कि 8 की आठों सीटें जो है ये बीजेपी छठे आएगी। फेज में जीतेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो अभी कंजर्वेटिव होके चल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ पिछली बार 2019 में वी वर बैंग ऑन, पर 21 में भाजपा वालों ने काउंटिंग सेंटर पे इस तरीके की हरकतें करी, जिस तरीके की ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट हुआ 21 के असेंबली इलेक्शंस के अंदर। तो इसलिए आई डोंट वांट टू जंप द गन, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट ऑन प्रिडिक्शन इन द इलेक्शंस। इसमें बंगाल में मोर इज ऑन टू डू विद मैनेजमेंट। So to be on the conservative side, I'm saying it should लेकिन it, लेकिन इस बार तो एक्सपर्ट मैनेजर है इनके पास, शुभेंदु अधिकारी के बिल्कुल रूप में। बिल्कुल। तभी तभी मैं कह रहा हूँ कि वर्स्ट के सिनेरियो दे शुड गेट 6 सीट्स इन बंगाल, इन 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 दिस नॉट इन इन द इन दिस फेज इन बंगाल।
इन बहुत 6 फेज। इंपॉर्टेंट है चलिए दिस फेज, 6 पता चले आप इसको। हाँ, ये लोग क्या होगा जो आपके बारे बहुत ज्यादा प्रेमी है और हमारे हितैषी है, वो वही छोटी सी 10 सेकंड की क्लिप लेके उसी को घुमाना चालू कर देंगे। मैं कह रहा हूँ बीजेपी इन दिस फेज, इन फेज 6 शुड गेट मिनिमम 6 सीट्स आइडियली। ओके। अब हमने 6th फेज की बात करनी आरंभ कर ही दी है, तो अब हम 6th फेज की और आगे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 6th फेज जो है यूपी में, उसमें आजमगढ़ आने वाला है और उसमें जौनपुर आने वाला है, और उसमें जो है वो अयोध्या की सीट जो फैजाबाद है वो आने वाली है, साथ में प्रयागराज भी आने वाला है, सुल्तानपुर आने वाला है, जहाँ आप कह रहे हैं आप सुल्तानपुर में थे। तो ये यूपी का जो 6th फेज है, ये पिछली बार जो था वो बीजेपी के लिए थोड़ी-सी समस्याएँ आरंभ हो गई थी, क्योंकि बीएसपी और एसपी का उस समय पे कॉम्बिनेशन था। तो उन्होंने कई सीटें जौनपुर, मछली शहर, इस तरह की जो सीटें छोटे-छोटे मार्जिन से लालगंज टाइप की ये खोई थी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि इस एसबी, एसपी के या आपके राजभर वाली पार्टी के इस तरफ आ जाने से, क्या वहाँ पर कोई मटीरियल चेंज हो गया है? बीएसपी के अलग हो जाने से क्या कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हो गई? क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है पूर्वांचल का 6ठे-7वें राउंड वाला, जिसमें जातिवाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी जो पूरे 5 राउंड थे, उनसे बिल्कुल अलग है ये। मैं कंप्लीटली सहमत हूँ। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कास्ट जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। और अगर मैं कहूँ सुल्तानपुर में मुझे बीजेपी आगे दिख रही है। आजम अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं एक यादव मेरा ड्राइवर था। मैंने बोला तुम तो जाके सपा को ही वोट डाला। तो बोला भैया मैं मोदी को वोट डाला है, पर अगर मैं मोदी को भी वोट डालता हूँ समाज तो मानता ही नहीं कि मैंने मोदी को वोट डाला, तो इसलिए जाके हम अखिलेश यादव को ही वोट डाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यादव मतलब अखिलेश यादव को वोट है। पर हम में से कई लोग मोदी को भी वोट डालते हैं। तो आजमगढ़ विल बी दैट गुड ट्रैकर टू चेक दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जौनपुर पहले कांटे की सीट थी, बट अब बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। अयोध्या के अंदर भी कास्ट फैक्टर जो है वो चल रहा है। कितनी बड़ी बात है संजय जी कि जहां राम मंदिर बना है वहां पे भी कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, नॉट जस्ट मंदिर। सो बॉटम ओवरऑल इफ आई विल सी यूपी में दीज आर कास्ट बेसिस, बट बीजेपी इज डूइंग फाइन। आई डोंट सी, जैसे गाजीपुर हो गया, इस पे बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ ओम प्रकाश राजभर की सीट है उस पर मेहनत करने की एनडीए को जरूरत पड़ेगी। बट ओवरऑल कास्ट वाइज विद बीएसपी, not this alliance of SPVS, SP and Congress, even a seat like Basti, जो बीएसपी का गढ़ है, वहां पे बीजेपी जहां 40% से ज्यादा वोट शेयर पिछले 2 इलेक्शंस में लेके आई थी, इस बार भी वही स्थिति रहने वाली है और बीजेपी के पक्ष में वो सीट जाने की पूरी आसार दिख रही है। जी, तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, और बिहार में भी जो क्षेत्र जो अगला जाएगा वो अ, इनके माफ़ी की है, लेकिन एक जो सिवान की सीट है, वो बड़ी विचित्र स्थिति में है, और वहाँ पे अब कॉन्टेस्ट में हिना शहाब एज़ इंडिपेंडेंट आ गई, शहाबुद्दीन की जो विडो है वो। जी संजय जी, वो सीट को मेरी डेटा टीम ट्रैक कर रही है। उस सीट के बारे में ऑनेस्टली मैंने खुद नहीं देखा है और उसका अभी मैंने नहीं उसका देखा, तो उसको मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आई विल होल्ड बैक माय थॉट्स। एक बार लेट मी जस्ट सी द डेटा एनालिसिस ऑफ दैट एंड देन आई विल कम बैक ऑन दैट सीट। इफ यू कैन एजुकेट मी और मोर ऑन दैट सीट, किस तरफ स्विंग हो सकती है। जी, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पिछली बार 8 की 8 सीटें जो थी ये एनडीए ने जीती थी, और जो मुझे दिख रहा है वो होना चाहिए। सीवान में मामला थोड़ा-सा फँसा हुआ है, अजीब-सा हो गया है। तो वो एज़ द वोटिंग डे अप्रोचेस वी विल नो बेटर। अब इसमें जो है दिल्ली और हरियाणा ये जाने वाले हैं पोलिंग में, छठे फेज़ में। यहाँ आप क्या क्या सोचते हैं? संजय जी, दिल्ली के अंदर मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होती हुई दिख रही है। आज पीएम की जो रैली हुई, अगर आपने याद देखा होगा, उसके अंदर भी जितना मैंने नैरेटिव समझा है और जितना मैं ग्राउंड पे दिल्ली में ट्रैवल किया हूँ, देखो मेरे चांदनी चौक और ईस्ट दिल्ली में दिक्कत दिख रही है। जैसे-जैसे वोटिंग डे क्लियर आ रहा है, मुझे ये सीट भी ज़्यादा बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। सो वाइज़ लोकसभा वाइज़ लोकसभा वाइज दिल्ली के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है संजय जी। और पहले जो सीट थी चांदनी चौक और ईस्ट दिल्ली, उसको पहले दिक्कत हो रही थी, पर वो भी कन्वर्जन की तरफ बढ़ी बीजेपी की तरफ। बड़ी बात ये है कि सातों की सातों सीट्स में पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा था। और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट ऐड भी कर
भी उनसे ज्यादा नहीं होता और भाजपा से वोट कांग्रेस और आपकी तरफ नहीं जाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए 7 की 60 सीट लोकसभा वाइज बीजेपी जीत सकती है। असेंबली में दिक्कत, असेंबली के अंदर वो एग्जैक्ट स्थिति नहीं है। लोकसभा की बात करता हूँ, हरियाणा में 3.5 लाख वोट की मार्जिन थी, अगर आपको याद होगा संजय जी, पिछली बार में। बट यहाँ पे अब कास्ट फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। रोहतक में बीजेपी को दिक्कत होगी। सिरसा और हिसार, ये 3 सीट से जिनको ट्रैक करना और यहाँ इनफैक्ट रोहतक के अंदर कांग्रेस ज्यादा आगे हो सकती है। पिछली बार जो सीट एज पे बीजेपी ने जीती थी, 15,000 की मार्जिन से जीती थी, मतलब 7,500 वोट हुडा की ना तरफ ना ना शिफ्ट ना होने ना की ना ना पॉसिबिलिटी है। 6,700 की मार्जिन से जीती थी। जीती थी 6,700 की मार्जिन से जीती थी, मतलब 3,500 आंसर होने की बात है। तो मेरे हिसाब से जो हरियाणा की स्थिति है संजय जी, वो 2014 के करीब ज्यादा है, ना कि 2019। 2019 में 10 की 10 सीट जीती थी, 14 में 7 सीट जीती थी। तो 14 और 19 के बीच में ही कहीं गिरेगा, या अराउंड 14 गिरेगा। जी, तो अब जो बातचीत चल रही थी, थोड़ा-सा जो लो वोट परसेंटेज या लो वोटर टर्नआउट के बारे में जो बात चल रही थी, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि 5वें फेज़ में तो जो वोटर टर्नआउट है, वो पिछली बार से ज़्यादा निकल गया है, आगे निकल गया है। बिल्कुल संजय जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ स्पष्ट हूँ मैं कि वोटिंग टर्नआउट बेसिकली कई कई जगह पे अगर आप वोटिंग टर्नआउट को देखेंगे संजय जी, तो कई जगह पे जो वोटिंग टर्नआउट है, वो वोटिंग टर्नआउट डिपेंड कर रहा है कि लोकल फैक्टर से करें। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्टर्न यूपी, वहाँ कई जो माइग्रेंट लेबर्स है वो वापस नहीं आ पा रहे, इसीलिए वोटिंग वो 55, 60, 50 इस तरीके से रहती है। ऐसी स्थिति बिहार के अंदर है। अब मुंबई की बात, अर्बन एरियाज में बात करूं तो वहां पे वोटर्स हमने देखा है, भले गाजियाबाद हो गया, अर्बन एरियाज हो गया, यहाँ पे वोटर ज्यादा निकलते नहीं है। अब कुछ सीट्स ऐसी लोगों को पता है भाजपा ही जीतेगी। फॉर एग्जाम्पल गाजियाबाद, वहाँ वोटिंग 6% कम हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि डॉली शर्मा वहां पे जीत जाएगी। इसका यही मतलब है कि भाजपा जीतेगी, मार्जिन कम हो सकती है। जहां अपोजिशन ने अच्छा कैंडिडेट दिया या जहां अपोजिशन का बेस अच्छा है, जैसे बंगाल, वहां पे वोटिंग ठीक ठाक है, पर वहां पे भी 3% वोटिंग कम है, क्योंकि शायद से कोई पिछली बार माइग्रेंट नहीं आए। कुछ लोग जो है बंगाल में वहां पे जिनका रजिस्टर्ड नाम है वोटर लिस्ट में, वहां पे मौजूद नहीं होंगे, बाहर चले गए, ये सब कारण है। पर ऐसा अचंभित करने वाली बात नहीं है। और मैं वापस से कहूंगा, जो लोग कह रहे हैं इशूलेस वेवलेस इलेक्शन, गुजरात इलेक्शन 2022 को याद करिए संजय जी, बीजेपी की सीट 50 ज्यादा आई थी और 5% वोट शेयर कम हुआ था। वेव ऐसा नहीं है कि ऐसे आपको चिल्ला चिल्ला के दिखे, ये बेसिकली मोदी की रिलेशनशिप जनता के साथ ऐसी एक इमोशनल रिलेशनशिप है कि जब बच्चा जैसे परिवार में होता है, जब बच्चे और पिताजी, जब इनिशियली बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज्यादा उसमें प्यार दिखता है पापा और मम्मी के द्वारा, और इवन उसके बाद क्या होता है कि जैसे तो बॉन्ड और स्ट्रांग होता जाता है, पर उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, बट बॉन्ड डीपन होता है। तो सिमिलरली इमोशनल रिलेशनशिप जो स्ट्रांग लीडर्स की होती है वैसी ही होती है। तो स्ट्रांग लीडर के खिलाफ जब बहुत सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी होती है तभी जाके एंटी वोट पड़ता है, अदरवाइज इट्स अ प्रो इनकम्बेंसी वोट। और अभी मुझे मोदी जी के पक्ष में 50% इलेक्टोरेट जो वुमेन है उसका प्रो इनकम्बेंसी वोट दिख रहा है, और यही मेरा मोटा मोटा इसका गणित है। तो वोटिंग परसेंटेज जैसा हुआ, इसमें सिंपल है, जहां बेस अपोजिशन का अच्छा है वहां वो अपने वर्कर्स को निकाल पा रहे हैं, जब बेस वीक है वो नीचे जा रहे हैं, या बीजेपी के लोग को पता है हम जीत ही रहे और उसके पूरे लोग नहीं निकल रहे, तो मार्जिन थोड़ी कम हुई। दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये आप मुझको थोड़ा-सा और समझाएँ कि इस समय जो है वो अचानक हम देख रहे हैं कि ऑपोज़िशन की तरफ से बड़े फैंटास्टिक क्लेम्स आ रहे हैं। कुछ तो उनकी तरफ से जो बोलने वाले लोग हैं, योगेंद्र यादव जैसे, वो नए-नए फ़िगर दे रहे हैं, पहले 227 दे रहे थे, अब 250 तक पहुँच गए हैं। और जो उनके कई सारे यूट्यूबर्स जो चलाते हैं, उनकी तरफ से नैरेटिव, अ, वो तो कुछ फ़िगर दे ही रहे हैं, तो लगातार उनके हिसाब से तो बीजेपी जो है वो 272 नहीं पहुँचेगी। कई तो कह देते हैं एनडीए भी 272 नहीं पहुँचेगी। लेकिन राहुल गांधी और आपके अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं साहब कि यूपी में 79 सीट्स जीत जाएँगे ये लोग। मैं यही कह रहा था संजय जी कि इनने थोड़ा समय पहले कि यूपी में 79 सीट्स का दावा कर रहे हैं। देखिए, एक नेता दावा करेगा और वो नहीं सही होगा तो क्या बोलेगा, भैया हम ईवीएम खराब है या हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, कोई इन पे टैक्स तो लगेगा नहीं। ऐसे ही योगेंद्र यादव जो पिछले 99% प्रिडिक्शन उनकी गलत होती है, पर उनका इकोसिस्टम है, तब भी लोग उनको उनके प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग को लगता है is there. So I don't take him seriously because he's a politician plus farmer plus election analyst plus opposition worker plus Mamta's advisor, Rahul's advisor plus quote unquote some days a apologist. So I don't take him seriously that much. But he is doing his job. कल को मान लो गलत होगा तो क्या ऐसा होगा कि क्या टीवी चैनल, सोशल मीडिया लोग
वो योगेंद्र यादव को बुलाना बंद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। योगेंद्र यादव बोल देंगे वी रेड द ट्रेंड रॉन्ग, दिस शिफ्ट हैपेंड, दैट शिफ्ट, इनको कुछ नहीं पता है। दिस इज ऑल जस्ट जिब्रिश व्हिच दे डू। इट इज यूट्यूबर्स जितना पैसा लेके जो यूट्यूब के अंदर जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या उनको उनके ऊपर कोई टैक्स लगेगा, जो बाल लगेगा? कुछ नहीं होगा। नोबडी विल इवन अपोलोजाइज। फूल्स लाइक अस, फूल्स लाइक अस, जो 40 इलेक्शंस में से 37 भी सही करके 3 जो होता है उसमें भी बताते जनता को कि क्या होता है। दीज पीपल आउट ऑफ 38 इलेक्शंस दे गेट इट रॉन्ग, एंड उस 38 इलेक्शन में भी सीना चौड़ा करके घूमते हैं। सो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज, इट नथिंग विल हैपन। दे नो कि ये माहौल बना रहे हैं, और ये माहौल बनाने में इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी पैसे मिल रहे हैं, किसी के पास रिसर्च नहीं है, और उसको पता है माहौल बनाने के बाद भी वापस जाके लोग जब जून 4 भी खत्म हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक हफ्ते बाद वापस से माहौल बनाना चालू कर देंगे। अच्छा, तो अब ये जो क्लेम बीजेपी की तरफ से हो रही है 400 पार की, ये कितनी रियलिस्टिक लगती है अब नाउ दैट 5 फेज इज ओवर? 400 पार आई फील इट इज अ बिट लेस रियलिस्टिक। ऐसा हो सकता है कि पोस्ट पोल के अंदर कुछ लोग आउटसाइड सपोर्ट कर दे, कुछ आपस एनडीए में जुड़ जाए, तो क्या पता, यू नेवर नो। पोस्ट जून 4th एनडीए माइट बी यू नो सच एन एनडीए व्हिच माइट गेट पीपल दैट की पूरा नंबर 400 दिख जाए, बट प्री पोल में 400 वाला इज अ बिट आइडियलिस्टिक। ओके, प्री पोल में इट लुक्स डिफिकल्ट। और ये या जो इट बात लुक्स डिफिकल्ट। ये जो है इस समय आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इनकी जो रैलीज हो रही हैं उसमें आपस में मारपीट हो रही है इनके समर्थकों में, ये क्या इंडिकेट करता है? हैव दे कोलैप्स्ड? मैं तो यही कह रहा था संजय जी आपको, कि अगर आपको याद होगा कि लीडर्स एक दूसरे के साथ चाय पी ले, द लीडर्स कम टुगेदर एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर, और हैव अ कप ऑफ अ गुड टी टुगेदर, दैट डज नॉट मीन दैट द अलायंस इज फॉर्म। अलायंस तब फॉर्म होता है जब वर्कर्स साथ में आते हैं, जब ऑर्गेनिक यूनिटी होती है, जब सोशल बेस दोनों के जुड़ते हैं। ये सब स्थिति यहाँ पे होती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, और जब ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है संजय जी, तो ये पहले से ही होना था। सपा बसपा में क्या हुआ, द लीडर्स केम टुगेदर, बट बहुजन के वर्कर ने जाके सपा को वोट नहीं डाला, और इसके कारण समाजवादी पार्टी की सीट्स जो आई कितनी आई, 0 आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बीएसपी की सीट्स कितनी आई, बीएसपी की सीट्स बढ़ी क्योंकि वोट ट्रांसफर कुड नॉट टेक प्लेस, और बीजेपी का वोट बढ़ गया और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर कम हो गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद अलायंसेस, जिसमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती, जिसमें सोशल कोलिशन नहीं होता है, जिसमें लीडर्स का कोलिशन होता है। सोशल कोलिशन तब होता है जो सोशल बेसिस उस अलायंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कोई पास्ट जो है वो एक पास्ट एक्रिमोनियस पास्ट नहीं होता है। अब बहुजन और सपा, बहुजन की ग्रोथ ही सपा के कॉस्ट पे हुई थी, तो आप सोचो कि दो गले मिलेंगे तो दिल से थोड़ी गले मिलेंगे। ऐसी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति है। सो ये वर्कर साथ में आ ही नहीं सकते क्योंकि इनका पर्सनल पॉलिटिकल कैपिटल इससे हर्ट होता है, और ये होना ही था आज की तारीख के अंदर। एक बात और जो है वो ऐसा दिख रहा है कि कुछ जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी ग्राउंड तैयार करना आरंभ कर दिया है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा और मोदी 3.0 जीतते हैं यदि, तो ये लोग जो हैं ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ये इसको कहेंगे कि साहब की ये जो है ये वैलिड नहीं है, ये इसको इनवैलिडेट करेंगे, और इनवैलिडेट करके जो है वो सोशल स्ट्राइफ या वायलेंस या इसका सब करने का प्लान कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं रिजल्ट के बाद क्या होने वाला? रिजल्ट के बाद ये लोग कहेंगे कि मोदी जी जीत गया, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, हम लोग नहीं जीते तो लोकतंत्र, मतलब ये इनने बेसिकली मोनोपोली हासिल कर ली है लोकतंत्र के ऊपर। सच की बात की अगर आपको याद हो, क्योंकि इफ यू सी द्वारका के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं खुलेआम से कह रहा हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के अपने खिलाफ जो मुहिम उसको और तेज करूंगा, और जो नेशनल हेराल्ड पे स्कैम के सालों के खिलाफ भी मैं एक्शन लूंगा, और शराब घोटाले के स्कैम वालों के खिलाफ भी मैं एक्शन लेने वाला हूँ। It is very clear that after June 4th, you will see even Rahul Gandhi can go to jail. And in that scenario, these people will say, oh, Modi came back and it is the rise of dictatorship and all this in the country. This is what they will end up doing. So yeah, I agree that this might be the narrative for sure. Then क्या होगा, 2-4 रिपोर्ट्स आएंगी मीडिया में कि यहाँ पे ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पे ईवीएम में नहीं दिख रहा है, दूसरा ईवीएम है. So I think they have got a defense mechanism and a backup plan also ready, where they claim that morally they are winning and only electorally BJP is.
हाँ, वो तो कल ही देखा गया था, कल रोहिणी आचार्य जी जो थी वो किसी बूथ पे गईं और वहाँ पे फिर लोगों ने ही रेज़िस्ट कर दिया। उनको लगा कि यहाँ पर बूथ जो है वो लूटने के लिए आए हुए हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड है और वो उस क्षेत्र में वहाँ तो मैं ऑब्ज़र्वर भी रह चुका हूँ। तो पब्लिक भी बहुत हो गई है, मैंने ये भी सुना है। आप बताएँ आपके ग्राउंड पे लोग वहाँ पर हैं। मैंने मेरी टीम ने जो मुझे रिपोर्ट किया है, वो ये बताया कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो है वो बूथ लूटने की और बूथ छापने की, बूथ जैम करने की जो घटनाएँ हैं, वो उस स्तर पर नहीं हो पाई हैं जो 2019 में हुई थी या 2022 में हुई थी, 2021 में हुई थी। सहमत हूँ आपसे कि बीजेपी हैज लर्न दोनों इलेक्शंस के अंदर कि समझिए कि सीएमसी एंड टू एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे करती है। तभी जो आसपास ममता बनर्जी के सभी लोग हैं, भले वो अनुब्रत मंडल हो गया, भले वो पार्थ चैटर्जी हो गई, सब के सब लोग आज की तारीख में इनके जितने भी स्कैम्स है उसमें जेल में। सो ममता इज फीलिंग वेरी सिंगुलर एंड अलोन। एंड अभिषेक बैनर्जी के अपने खुद के लोग हैं जो ममता के लोग नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल थिंग आल्सो गोइंग। सो अगर बीजेपी 22,000 सीट आ जाएगी तो आप देखेंगे टीएमसी के अंदर भी बहुत ज्यादा एक उथल-पुथल होने वाली है और बहुत बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। So yes, this time the BJP has learnt its lesson and it is not ensuring कि ममता बनर्जी जो है या सॉरी ममता नहीं तृणमूल कांग्रेस जो है वो मैनेजमेंट जो है पोलिंग बूथ का कर सके। अब काउंटिंग डे पे अगर ये अपनी बात अपनी अपनी गलतियों से सीख पाए कि नहीं वो हमको जून 4 को ही पता चलेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। दर्शकों को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ऑलवेज डिलाइट टू स्पीक टू यू, looking forward to speak to you again and hopefully we'll get the exit poll correct, you and me, all of us will do it and that is what the objective is. Thank you so much for having me.